नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता रंजन। यूक्रेन के जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। आप सब जानते हैं वहां एक युद्ध का जो है माहौल चल रहा है। उसमें सबसे बड़ी चिंता जो भारत के लिए होनी चाहिए कि वहां के स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स जो वहां फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाल कर भारत लाया जाए। हालांकि इस पर काम भी हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से काम हुआ है और जिस अंदाज में काम हुआ है उससे सरकार पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार ने इतनी देरी क्यों लगाई। वहां जो छात्र हैं, ज्यादातर छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई करने वहां जाते हैं, उनको यहाँ तक लाने में आखिर इतना वक्त क्यों लग गया। लग रहा है क्योंकि अभी भी जो कल यहाँ विमान पहुंचे उसमें 219 स्टूडेंट्स ही आ सके हैं, और उससे पहले जो एक बार हुआ कि 2 विमान जो है उनको वापस लौटना पड़ा। तो हालात वहां जो है बहुत ही ज्यादा एक तरह से कहिए अस्थिर है, बेकाबू हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बदबूदार बंकरों में रहना पड़ रहा है, उनको छिप कर रहना पड़ रहा है। एक दूसरे को वो दिलासा देने में जुटे हैं, और जिस तरह के हालात वहां हैं, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही हैं, वो डरा रही हैं। क्योंकि जो यहाँ पर माँ बाप हैं अपने बच्चों के इंतजार में आस लगाए हैं, और जिस तरह का संघर्ष वहां भारतीय स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है वो अपने आप में चिंताजनक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मौजूदा सरकार, जब युद्ध के आसार बहुत पहले से बन रहे थे, तो मौजूदा सरकार ने इतनी जो रफ्तार अपनी धीमी क्यों रखी? क्यों नहीं पहले से ही स्टूडेंट्स को वहां से यहाँ लाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए? या जो मोदी सरकार का दावा है 56 इंच का के सीना का, वो 56 इंच का सीना जब दिखाने का वक्त आया है तो वो क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्यों नहीं मोदी सरकार बिल्कुल सख्ती के साथ कह सकती है कि हमारे स्टूडेंट्स को आंच तक नहीं आनी चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सुरक्षित अपने वतन वापस लौटने चाहिए? ये तमाम जो है चिंता की बातें हैं। मोदी सरकार वहां जो 20,000 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ एक 100 को ही निकाल पाई है अभी तक, और जो स्टूडेंट्स वहां फंसे हैं उनकी हालत अगर मैं आपको बयां करूं तो आप की आंखों में आंसू छलक जाएंगे। जो बच्चे हैं जो जहां बॉर्डर पर पहुंचने के लिए कहा जा रहा है वहां पर वो घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं, कई छिप के रह रहे हैं, खाने पीने की सुविधा नहीं है, बेसिक जो नेसेसिटी होनी चाहिए टू सर्वाइव वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जो मोदी सरकार, जिसको महीनों पहले से ये जानकारी थी कि हालात इतने बिगड़ सकते हैं, इस कदर खराब हो सकते हैं, तो क्यों नहीं उसी वक्त उड़ान की व्यवस्था की गई और हवाई किराए में किसी प्रकार की राहत क्यों नहीं दी गई? ये कहा गया कि जो विमान है वो यहाँ से खाली जा रहे हैं और वहां से भर के लाना है, तो इसलिए किराया जो है दोगुना तिगुना और इतने महंगे दाम हो गए कि अफोर्डेबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, उन परिवारों के लिए जो अपने बच्चे को मुश्किल वहां तक भेज पाते हैं। स्कॉलरशिप पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो जो 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं, जो देश के युवा हैं, जो अपना भविष्य बनाने के लिए, अपनी जिंदगी चमकाने के लिए वहां गए हैं, जो आकर अपने वतन में कुछ सेवा करने के इरादे से गए हैं, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान, अच्छा देश का नागरिक बनने के लिए गए हैं, वो वहां पर जो जिस कदर जो जद्दोजहद की स्थिति है उसको उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार अगर सरकार को ठहराया जाए तो बेमानी नहीं होगा। अब देखिए, मैं अगर आपको बताऊं 1990 के दशक में 2.25 लाख लोगों को एक दफा रेस्क्यू किया गया था। तब मोदी सरकार नहीं थी, लेकिन जो उस वक्त या जो पहले की सरकारों में अब तक था वो संवेदना थी। संवेदना के नाम पर, इच्छा शक्ति के नाम पर भारतीयों को दूसरे देशों से रेस्क्यू करके, एयरलिफ्ट करके कई बार अपने वतन वापस लाया गया है। 2 अगस्त 1990 की मैं बात कर रही हूँ। खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद वहां फंसे 2.25 लाख भारतीयों को भारत सरकार ने उस समय तत्काल ही निकाल दिया था। उसी वक्त उनको वहां से अपने वतन वापस ले आए थे। लेकिन आज जो हालात है, इस हालात के बारे में सबको पता था। लगातार ऐसी जो है हालात बन रहे थे कि स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। उस वक्त जो हुआ था 1990 में, उस वक्त विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल थे, अतिरिक्त सचिव आईपी खोसला बगदाद पहुंचे थे, और वहां पर जहां गुजराल की मुलाकात सद्दाम हुसैन से हुई थी। तो उस वक्त की मैं बात आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि उस समय इच्छा शक्ति थी, संवेदना थी, सरकारों में एहसास था कि हमें अपने देश के नागरिकों को बचाकर लाना है।
और जब सद्दाम हुसैन ने गुजराल को गले लगाया और बातचीत बहुत अच्छी रही थी, इसके बाद सद्दाम हुसैन ने भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की इजाजत दे दी थी। लेकिन यहाँ सरकार जो है लगातार, केंद्र सरकार बिजी रही, क्योंकि यूपी जीतना है, क्योंकि पंजाब जीतना है, क्योंकि यूपी के माध्यम से दोबारा सत्ता में आने की जो अपनी है कोशिश है उसको मुमकिन करना है। भारतीय जो है अपने देश के जो नागरिक हैं वो आ पाए ना आ पाए, इसके बारे में बहुत ज्यादा जो सरकार है सोच नहीं रही है, संवेदनशील नहीं है। बमुश्किल तमाम लोगों को वापस लाया जा पा रहा है। मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि वहां जो स्टूडेंट्स हैं उनके दर्द को अगर आप सुन लें तो आपकी आंखें पसीज जाएंगी। आप जरा सुनिए। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं दैनिक मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं और ये सभी मेरे साथी हैं जो हमारे साथ यहाँ पर पढ़ते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम वॉर छिड़ चुका है और हम सब यहाँ पर बहुत अनसेफ हैं, बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। कोई हमारे पास फूड भी इतना रिजर्व नहीं है, एक आध दिन का हमने खरीदा बस, अब वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज आयशा शेख। मेरा नाम आयशा शेख है। मैं गुजरात से हूँ। मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। हम सारे सिचुएशन से हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को, दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ में मेरी 2 रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अगर हमें मदद करें, हमें कुछ नहीं पता है, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। हम यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को प्लीज हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। प्लीज हमें इवैक्यूएट करें। हम यहाँ पे बहुत फंसे हुए हैं, सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बात के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स भी ये कह रहे हैं कि उड़ान का जो खर्च है वो इतना ज्यादा हो गया है कि अफोर्डेबल नहीं है। जबकि इस वक्त तो ऐसे हालात होने चाहिए थे कि विमान का किराया, जब आप बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो टाइकून हैं, उनके आप लोन माफ कर देते हैं, खर्च माफ कर देते हैं, उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं भारत सरकार जो है वो मुहैया कराती है। कितने लोग तो 23,000 करोड़ ना जाने कितने कितने घोटाले करके देश से उड़न छू हो लिए। लेकिन जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं आज वहां फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द लाने की जरूरत है। मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो भी देखें। ये बिहार के रिजवान का है जो अपना हौसला खो रहा है। ये जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वहां पर कब तक ढाढ़स बांधेगा अपने साथियों का, टूट चुका है। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? क्योंकि उसको उम्मीद नहीं हो रही है। कई स्टूडेंट जो वहां पर हैं वो जब जाते हैं एम्बेसी से उम्मीद लगा रहे हैं, एम्बेसी में कोई कॉल नहीं कर रहा है। और आप ये देखिए कि ये जो हालात बने हैं, ये भी कहा जा रहा है कि
इस वक्त जो एम्बेसी के हमारे अधिकारी होने चाहिए थे वहां डटे होने चाहिए थे, तो हमारे एम्बेसी के अधिकारी होने चाहिए थे, वो सुनिश्चित उनको करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर वापस आए, लेकिन अधिकारियों तक पहुंच नहीं हो पा रही, एम्बेसी में कोई फोन नहीं उठा रहा। मैं आपको एक जो माहौल ये है ये भी बताना चाहूंगी, यूक्रेन से सटा है हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, उस रास्ते से स्टूडेंट्स को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो वो जो चेक पोस्ट है वो कितनी दूरी पर है, उनकी जो दूरी है 500 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी है, वो स्टूडेंट्स वहां कैसे पहुंचेंगे? कि ये जो यूक्रेन की राजधानी कीव से जो दूरी है मैं आपको बताना चाहूंगी, पोलैंड बॉर्डर पर स्थित शेहनी मेदिका चेक पोस्ट कीव से 623 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर हंगरी बॉर्डर पर मौजूद जो रोक चेक पोस्ट कीव से 793 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा रोमानिया बॉर्डर पर स्थित चेर्निवित्सी चेक पोस्ट कीव से उसकी दूरी 530 किलोमीटर है। तो मतलब 500 से अधिक की दूरी है, 500 से अधिक किलोमीटर की दूरी है, तो छात्र वहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? क्यों नहीं इसके लिए पहले इंतजाम किए गए? क्यों नहीं सरकारों से बात की जा रही है? क्यों नहीं सीधा कहा जा रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए? क्यों वहां जब स्टूडेंट्स बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं तो उनको धक्का मुक्की किया जा रहा है, उनके साथ उनको लेकर कोई जवाबदेही तय करने वाला नहीं है? क्यों ऐसे हालात बने हैं? और सिर्फ 56 इंच के सीने की बात करना और उत्तर प्रदेश जीतने के इरादे से बस यही एक मुद्दा था जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, जीतने को लेकर जो है सरकार इतनी कोशिशों में जुटी है, जबकि ये जो इतना बड़ा मसला है, देश के नागरिक वहां उलझे हुए हैं, उनको बचाकर लाना सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं भी नहीं था। जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हंगरी बॉर्डर पर भारत का कोई ऑफिशियल खड़ा नहीं है, कोई उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं है। कई स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं इससे अच्छा होता मिसाइल हमें मार देती, ठंड बहुत है, लेकिन कोई यहाँ माँ बाप नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो जो वहां तक जो वहां 10-10 घंटे बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी हालत आप सोच के रूह कांप जाती है। कई स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि हम पोलैंड जाने की सोच रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ हंगरी बॉर्डर पर तो आ गए हैं, लेकिन रास्ते में भीड़ होने की वजह से हम देर रात पहुंचे। हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी को फोन किया और वो हमसे बोल रहे हैं कि अभी बहुत रात हो गई है, मिनिस्टर लोग सो रहे हैं, जब सोकर उठेंगे तो आप लोगों की बात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर है। जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई करने गए वो किस कदर वहां फंसे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह के हालात दुनिया में बने नहीं है, पहले भी बने हैं, लेकिन सरकारों ने दृढ़ता दिखाई है, सरकारों ने तुरंत एक्शन लिया है और अपने देश के नागरिकों को सबसे ऊपर की प्रायोरिटी पर रखकर, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखकर उनको बचाकर अपने वतन वापस लाने का काम किया है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो देखकर यही लगता है कि चुनाव से बड़ी कोई चीज नहीं है। जब बहुत ज्यादा आप कह लीजिए भत पीटी है, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग के बाद सरकार जो है वो जागी है और खुद को जिंदा रखने के लिए जो स्टूडेंट्स वहां एक अलग किस्म की भी जंग लड़ रहे हैं। वहां एक जंग तो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल ही रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के भीतर भी जंग चल रहा है। उनको उनके सर्वाइवल का जंग, बदबूदार बंकरों में वो रह रहे हैं कि अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जो ये कठिन समय है, इसमें जरूरी है कि स्टूडेंट्स हिम्मत बांध कर रखें। यहाँ पर जो उनके पेरेंट्स हैं उनका दर्द देखे नहीं बन रहा। मेरे बच्चे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए और किराया बहुत ज्यादा के कारण हम लोग उतना सम्मत नहीं है बुलाने के। My name is Ruhi Pandit. I am a student of Kharkiv National Medical University from the 4th year. We live in Kharkiv, Ukraine. As you all know, the early morning, 5 o'clock Thursday, there was a bombing. They began shelling, fighting and firing by the Russian aircrafts, and Russia declared war. Since then, we have been living in the basement of our own hostels. We have supplies for basic amenities which are being provided by our
agents who are present here, but there is no aid which is being provided by the Indian embassies. We have seen advisories on multiple social media platforms, but they are of no use for us. There is a plan of action which is being set by the state government, by the Indian government, but then the plan of action is not solid for us, as reaching 1,000 kilometers away to Hungary, Poland borders is ultimately difficult for us and maybe impossible and risky as well. यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और एम्बेसी को जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दीजिए, हम करें क्या? एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है, मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाए? यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्रिटिकल सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है और बच्चे काफी दहशत में हैं। जो अभी भी एयर इंडिया भी फ्लाइट लेके आई थी, उसका किराया भी इवैक्यूएशन के नाम पे 60,000 रुपए रखा गया था, जो कि एक नॉर्मल बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी नॉर्मल फ्लाइट यहाँ भी जो भी होती है वो 20,000 के आसपास में होती है। लेकिन एयर इंडिया भी लूट कर रही है, जो आपदा में अवसर कहते हैं वो वाले चीज कर रही है। तो आप सभी से गुजारिश है कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों को प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे।